हेलो। हाँ जी भैया, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जी बिल्कुल। दरअसल काफी वर्षों की मुराद पूरी होने जा रही है मेरी। आईपैड तो मेरे पास था ही, लेकिन आज मैं आई मोबाइल भी लेने जा रहा हूँ एप्पल का, जो कि मेरा सपना था काफी वर्षों से। बेहद पसंद है आपको? और बिल्कुल बेशक। दरअसल पहली चीज तो ये है कि एप्पल के आप जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर लीजिए, पहली चीज तो भैया ये है कि उसमें रजवाड़ियत दिखती है। जिस पे एप्पल का मोबाइल हो वो अलग लगता है, रजवाड़ियत तो दिखती दिखती है। साथ में हम जैसे डूड बंदों के लिए भैया एप्पल के मोबाइल हो तो क्या कहने। और साथ साथ में भैया क्वालिटी तो है ही है, तो इसीलिए आज मैं बेहद ज्यादा खुश हूँ। हाँ, कहानी। ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। लेकिन माफ कीजिए, आप हो कौन? कंटेंट क्रिएटर? वैसे अभी हाँ, समय तो है अभी। चलिए बताइए, आप अपनी कहानी सुनाइए। हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी कहानी का। जी हाँ। तो अभी जो हमने एक शॉर्ट वीडियो देखा, दरअसल ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि वर्ल्ड वाइड एप्पल से जुड़े जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आईपैड हो चाहे वो आई मोबाइल हो, ये बेहद ज्यादा अपनी क्वालिटी के लिए और एक थोड़ी बहुत देखा जाए तो देखिए रजवाड़ियत भी झलकती है। तो आज वर्ल्ड वाइड जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं, आज एप्पल की दुनिया में हम लोग चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार में। मैं आपका अजीज मित्र हिमांशु कोटनाला। आज 5 अक्टूबर है, तो आज 5 अक्टूबर को स्टीव जॉब्स, जो कि डिजिटल एरा के सबसे महान इन्वेंटर के रूप में देखे जाते हैं और जिनको पूरा विश्व मानता है महान डिजिटल एरा के रूप में, आज उनकी पुण्यतिथि में उनको श्रद्धांजलि। आज के दिन ही वो इस संसार से किसी दूसरे संसार चले गए थे, लेकिन वो बेहद शानदार सौगात जो पूरे विश्व को देके गए हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे और उनकी स्टोरी को जानेंगे, बचपन से लेकर और किस प्रकार वो आखिरी तक उन्होंने इन्वेंटर रखी, अपनी आखिरी सांस तक वो लगे रहे कि किस प्रकार एप्पल को और किस प्रकार मैं पूरे संसार को कुछ दे दूं। तो एक उनकी बहुत फेमस प्रसिद्ध उनकी एक स्पीच है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो जो स्टे हंग्री स्टे फुलिश है वो हम लोग दूसरे चलचित्र में बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारी टीम ने जो पूरा शोध किया है स्टीव जॉब्स के ऊपर, उनकी बात करेंगे। तो छोटा सा एक वीडियो देखिए। और एक चीज और है, स्टीव जॉब्स जी को इन्वेंटर कहना उनके साथ शायद नाइंसाफी भी हो, क्योंकि वो एक महान बिजनेसमैन, महान स्पीकर, महान मोटिवेटर और उन्हें सब चीज कह लीजिए, केवल 52-55 साल की उम्र में वो जो सौगात पूरे विश्व को देके गए। आज जब जब कोई भी आईपैड चलाता है या आई मोबाइल चलाएगा, वो स्टीव जॉब्स को जरूर ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म, तिरस्कार, निंदा। दरअसल स्टीव जॉब्स का जो जन्म हुआ, उनकी जो जन्म देने वाली उनकी माता, बायोलेटरल मदर, वो दरअसल एक अविवाहित महिला थी। तो जैसे ही स्टीव जॉब का जन्म हुआ, तो उसके बाद उनकी माता ने उनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। लेकिन कुछ शर्तें भी रखी कि स्टीव जॉब्स को जो भी अडॉप्ट करे, जो भी दंपत्ति या जो भी परिवार अडॉप्ट करे, वो एटलीस्ट पढ़ा लिखा होना चाहिए। साथ साथ में आगे चलकर स्टीव जॉब्स की तालीम अच्छे कॉलेज में करे, ये कुछ शर्तें रखी। तो इसी शर्तों के साथ सबसे पहले एक वकील दंपत्ति ने उनको अडॉप्ट करने का विचार बनाया और जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती वो सारी की सारी कर दी थी। लेकिन आखिरी क्षणों में उनको ये लगा कि उनको नहीं, बेबी बॉय नहीं, उनको बेबी गर्ल चाहिए, तो बेबी गर्ल को लेके चले। तो अभी जो स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स थे वो वेटिंग लिस्ट में इंतजार कर रहे थे। तो रात को, आधी रात को स्टीव जॉब्स को उनको सौंप दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इनफैक्ट उनके जो पिता थे वो तो ग्रेजुएट भी नहीं थे। तो तब इन कंडीशन में, इन शर्तों के साथ उन्हें स्टीव जॉब्स को उनको दे दिया गया कि आप बड़े होकर स्टीव जॉब्स की तालीम अच्छी विद्यालय में करेंगे, अच्छे विश्वविद्यालय में करेंगे। तब ऐसे करके स्टीव जॉब अपने घर पहुंचे। बचपन में काफी सारे ऐसे वाक्यांश भी हुए स्टीव जॉब्स के साथ, जिसको बहुत ज्यादा निंदा देख लिया जाए या बचपन में इस तरह का ऐसी परिस्थितियां बनी। एक बार वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो वहीं पर एक लगभग उनकी उम्र 4 वर्षों के करीब उनकी उम्र थी, एक लड़की के साथ खेल रहे थे, बच्ची के साथ खेल रहे थे, उसकी उम्र भी तकरीबन 4 साल थी, 5 साल थी। तो जब उन्होंने कहा कि आपको पता है जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो अभी मेरे माता पिता हैं, वो मेरे असली पेरेंट्स नहीं हैं, मैं अडॉप्टेड हूँ। तो जैसी ये कहा, तो वैसी बच्ची ने तुरंत छोटे साथ ही कहा कि वो
इसका मतलब तो ये है कि आपके जो असली माता-पिता हैं, उनको आप पसंद नहीं हो, इसीलिए आपको छोड़ दिया। तो इस प्रकार की घटनाएँ बहुत सारे व्याख्यांश हुए उनके साथ कि इस तरह की परिस्थितियाँ बनी है, इस तरह की चीज़ें सुनते-सुनते। अब सोचिए 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस सारी चीज़ों का। तो इस प्रकार ही उनका बचपन चलता रहा है कि ऐसी इस प्रकार की निंदाएँ वो सुनते रहे। बहरहाल बाद में स्कूल गए। अब स्कूल में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में वो बहुत तेज़ थे, इलेक्ट्रॉनिक्स उनका जुनून था। लेकिन उनको जो फॉर्मल वैसी पढ़ाइयाँ होती थी, स्कूलों की जो पढ़ाइयाँ होती थी, वो उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो मतलब ये कह लिया जाए दूसरे शब्दों में कि उनको ना बोरियत आती थी किताबें पढ़ने से या इस प्रकार का, लेकिन उनको अपने जो जुनून था यानी इलेक्ट्रॉनिक्स उनमें उनका पूरा फोकस था। वो पढ़ते भी थे, वो उतना ही पढ़ते थे जितना नेसेसरली होता था, वरना उन्हें बोरियत बहुत आती। कॉलेज ड्रॉप आउट और अपने सपनों का पीछा। दरअसल महंगे कॉलेज गए, लेकिन जब लगा कि जो मैं तालीम ले रहा हूँ, जो मैं शिक्षा ले रहा हूँ, वो मेरे सपनों में मदद नहीं कर सकती, तो कॉलेज छोड़ दिया। दरअसल इसकी शुरुआत इनके बचपन से ही हो गई थी। जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इनके पेरेंट्स ने जो शर्तें रखी कि आपको महंगे स्कूल में, महंगे विद्यालय में ही स्टीव जॉब्स को भेजना है। तो स्टीव जॉब्स वैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने गलती से या उन्होंने अनजाने में उतना ही महंगा कॉलेज चुन लिया, रीड्स कॉलेज उस समय हुआ। तो रीड्स कॉलेज में उन्होंने जैसे ही दाखिला लिया तो 6-7 महीने वो रहे कॉलेज में, लेकिन जब उन्हें लगा कि यार जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरा जुनून है, ये कॉलेज मेरे जुनून में किस तरह से सहायक होगा, ऐसा कोई रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निश्चय, लेकिन साथ साथ में वो फिर कॉलेज जाते रहे, क्योंकि रीड्स कॉलेज उस समय वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिविटी और जो वो कैलीग्राफी जो उन्होंने सीखी, कैलीग्राफी के लिए सबसे नंबर 1 कॉलेज हुआ करता था। और कैलीग्राफी में इन सारी चीज़ों में स्टीव जॉब्स का बेहद ज़्यादा फोकस भी था, या वो पूरा जुनून था। तो वो जाते रहे और सीखते रहे अपने जुनून के ऊपर। कॉलेज ड्रॉप आउट करने से उनका फ़ायदा ये हुआ कि उनको जो एक्स्ट्रा क्लासेस थी, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे, वो बिल्कुल भी उन्हें करने नहीं पड़े। साथ साथ में इसी समय में उन्होंने हैप्पी कल्चर का भी वहाँ भी ज्वाइन किया उन्होंने। वो काफ़ी सारे पुस्तकें उन्होंने पढ़ी और उन्हें बेहद ज़्यादा अच्छा लगता था ये हैप्पी कल्चर, इस प्रकार की उन्होंने पुस्तकें पढ़ी और बेहद मतलब इस्कॉन वगैरह भी जाया करते थे। अब उन्होंने छोड़ दिया, वो अपने पूरे जुनून के पीछे लग गए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जो चैलेंजेस आए थे उस वक्त, आज तो हम स्टीव जॉब्स को पढ़ते हैं, लेकिन उस समय तो नहीं थे ना स्टीव जॉब्स। सोचिए, वो उन माता पिता को सोचिए जो अपना घर का गुजारा सही से नहीं चला पाते। उन्होंने बाय शर्त उनको बड़े कॉलेज भेजा, बड़े इंस्टीट्यूशन भेजा, लेकिन बच्चा अगर ड्रॉप आउट कर दे तो उनके अंदर क्या फीलिंग आएगी, उनके अंदर क्या बीतेगी कि यार हम तो इतनी मेहनत से, क्योंकि वर्किंग क्लास पेरेंट थे उनके, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, बहुत ज़्यादा क्या, एक लो मिडिल क्लास बोल दिया जाए तो बड़ी मुश्किल करके वो अपना गुजारा कर रहे थे और पैसे दे रहे थे वहाँ ताकि स्टीव जॉब्स अच्छी तालीम ले सके, लेकिन छोड़ देना। जब उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो उनको एक रूम भी नहीं मिला रहने के लिए। वो अपने दोस्तों के साथ उनके रूम में नीचे फर्श पर सोया करते थे। खाना खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, जो कोका कोला या इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनके ढक्कन इकट्ठा करके उनको बेचते थे। जो थोड़ा बहुत पैसे मिलते थे उससे अपना गुजारा करते थे, यानी खाना खाते थे। साथ साथ में हफ्ते में एक बार हर संडे को वो इस्कॉन टेम्पल, राधा कृष्ण टेम्पल था वहाँ पर, तकरीबन 7-8 मील वहाँ पर पैदल चलते चलते जाते थे, ताकि कम से कम हफ्ते में एक बार तो सही से भरपेट खाना खा ले। तो उनकी दिनचर्या ऐसे चल रही थी, वो जुनून का पीछा कर रहे थे और जो उन्हें बेहद अच्छा लगता था, यानी कैलीग्राफी या इस प्रकार के फॉन्ट छापना, ये उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जुनून का पीछा तो कर रहे थे, लेकिन इतने बड़ा संघर्ष भी उनके पास आ रहा था, क्योंकि माता पिता भी यहाँ नाराज थे। स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था, रहने का ठिकाना नहीं, उनको कुछ नहीं पता था कि वो जिंदगी में करने क्या वाले हैं। लेकिन एक चीज बेहद जरूरी है, उन्होंने लगे रहे। वो ये सोच रहे थे कि आज जो मैंने निर्णय लिया ये आगे जाके अच्छा ही होगा। उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, उन्होंने ये रखा कि ठीक है जो भी होगा अच्छा ही होगा, बाकी चलते रहे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए देखते हैं सपनों का टूट टूट कर बिखर जाना और नेवर गिव अप एटीट्यूड। दरअसल जो जॉब्स चाहते थे वो उन्होंने आखिरकार उसकी शुरुआत कर दी।
दरअसल जब 20 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने एक दोस्त जो स्टीव वेट नाइट थे, उनके दोस्त थे, जो बेहद प्रोडक्ट्स को बेचने में काफ़ी ज़्यादा माहिर थे, और साथ साथ में यहाँ पर कैलीग्राफी जो स्टीव जॉब्स करते थे वो उसमें माहिर थे। दोनों ने मिलकर अपने पिता के गैराज से शुरू किया एप्पल, अपनी कंपनी चालू करी। अब धीरे धीरे करते करते तकरीबन 10 साल में 2 व्यक्तियों से बढ़कर लगभग 4 से 4,500 एम्प्लॉयज़ की वो कंपनी हो गई। यानी जो चाहते थे बचपन से वो जुनूनी चीज़ें उन्होंने हासिल कर ली, और साथ साथ में इतने बड़े एम्पायर के एक तरीके से समझ लीजिए शेयर होल्डर बन गए और बड़े आदमी बन गए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी। आगे चल के कुछ ऐसा मतभेद उनकी कंपनी में उनके शेयर होल्डरों के साथ हुआ कि उनको निकाल दिया गया उनकी खुद की कंपनी से। सोचिए ज़रा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनका कुछ बात पे उनके साथ मतभेद हो गया और मनभेद हो गया, बाद में उनको जाके पब्लिकली उन्होंने निकाल दिया। यानी जिस महल की नींव उन्होंने अपने खून पसीने से रची थी, जो सोच के उन्होंने पूरा महल बनाया था, उसी महल से सारी चीज़ें करने के बाद उनको निकाल दिया गया। किस प्रकार से टूटेगा व्यक्ति, सोचिएगा उस शख्सियत के बारे में सोचिए। अरे आज देखिए ना, आज थोड़े से नंबर कम आते हैं बच्चों के, या तो किसी एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर देते हैं। अरे भैया, यहाँ तो खुद की कंपनी थी, अरबपति बन चुके थे, अर्श से फर्श तक आ गए, राजा से रंक बन गए, बिल्कुल खुद की कब बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया, पब्लिकली निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद भी ये एटीट्यूड रखा। दरअसल शुरुआत में तो उनको भी नहीं पता चल रहा था, 9-10 महीने तो बिल्कुल शांत रहे। उनका जो लाइफ का पूरा फोकस था वो सारा चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि 30 साल की उम्र में इतनी बड़ी चीज करना, बिलियनियर्स बन रहा, वो बहुत बड़ी चीज रहती है। पब्लिकली जब निकाला, कुछ शेयर्स बचे थे उनके पास, वरना पूरे के पूरे वो बर्बाद हो गए थे। 9-10 महीने तक जब कुछ समझ में नहीं आया, उसके बाद वो फिर से उठे। उन्होंने कहा कि यार भले मेरे से सब कुछ चला गया, मेरी बनाई हुई कंपनी से इन्होंने मुझे निकाल दिया, मेरे पैसे भी चले गए, मेरे पास कुछ नहीं रहा, फूटी कौड़ी तक नहीं रही, लेकिन जो मैं काम करना चाहता हूँ, जो मेरा जुनून है, मेरा टैलेंट तो नहीं लेके जा सकते हैं ना, वो टैलेंट तो मेरे पास ही है। फिर से शुरुआत करूंगा, फिर से शुरू करता हूँ। नेक्स्ट, पिक्सार और टॉय स्टोरी। दरअसल एप्पल से निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स पूरे ईमानदारी से अपने जुनून के ऊपर काम करना शुरू कर दिए। जहाँ से भी हो सके, जितना भी हो सके सीखते रहे, और साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ रहे थे। तो उनके मित्र ने उन्हें एक सुझाव दिया कि एक कंप्यूटर डिवीज़न के हेड हैं जॉर्ज ल्यूकस, वो अपने कंप्यूटर के लिए खरीदारी के लिए ढूंढ रहे हैं। तो उसमें स्टीव जॉब्स को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। अब कंप्यूटर का नॉलेज उनको था ही था, साथ में यहाँ पर आर्ट भी मिल रही थी। तो एक ऐसे शख्स से मिले, वो जॉन ल्यूकस से मिले, जो कि जॉन लेक्स्टर से मिले, जो कि एक अपने छोटी सी टीम में एनिमेटर के रूप में थे। तो वहाँ पर एनिमेटर मूवीज बनाते थे। तो यहाँ पर इनका नॉलेज, वहाँ पर उनका टॉय स्टोरीज का, वहाँ पर उनका एनिमेटर का नॉलेज। इन्होंने जॉब्स ने क्या किया, कंप्यूटर प्लस जो एनिमेशन है, दोनों को मिला के एक बेहद शानदार एक पूरा प्रोजेक्ट रख दिया। उसी दौरान जो डिज्नी था, डिज्नी ने भी इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट किया, डिज्नी ने भी इनके प्रोजेक्ट में अपना हाथ डाला, और सबने मिलकर बनाई एनिमेटेड टॉय स्टोरी, जो कि टॉय मूवी आपको पता ही कितनी शानदार और एक आइकॉनिक मूवी बना दी। उसी दौरान सन 1979 में इनकी शादी भी हुई, जो इनकी वाइफ हैं उनसे शादी हुई। और उसी दौरान तकरीबन 1996 के टाइम पे एप्पल के शेयर बिल्कुल गिरने लग गए। एप्पल के शेयर जब गिरने लग गए तो स्टीव जॉब्स उनके पास गए, क्योंकि देखिए निकाले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाएं तो जुड़ी हुई थी ना, क्योंकि एप्पल को खड़ा ही इन्होंने किया था। तो वो उनके हेड से मिले, उनको बोला कि हम दोनों मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिससे आपके शेयर बढ़ेंगे। अब वहाँ पर इन्होंने टॉय स्टोरी थी, वहाँ पर इतना अच्छा नेक्स्ट में और पिक्सा में सीखा, और यहाँ पर इन्होंने फिर से 1997 में फिर से अप्रत्यक्ष कदम उठाते हुए एप्पल से जुड़ गया दोबारा से स्टीव जॉब्स, और दोबारा उसके हेड बन गए। यानी कि यदि अगर वो एप्पल से नहीं निकाले जाते तो हो सकता है कि कंप्यूटर में एनिमेशन मूवीज होती ही ना, टॉय स्टोरी होती ही ना, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग तो स्टीव जॉब्स का ही था। स्टीव जॉब्स का दिमाग इसलिए वहां लगा क्योंकि एप्पल से उन्हें निकाला गया, इसलिए उनका पूरा और दिमाग बिल्कुल ब्रॉड हो गया।
उन्होंने और क्रिएटिविटी आ गई, मतलब उन्होंने नेगेटिव में नहीं लिया कि मुझे निकाल दिया गया, उन्होंने पॉजिटिविटी में लिया और सोचा और क्रिएटिव बने, और क्रिएटिव होते होते इस प्रकार हुआ लास्ट में जाके एप्पल से फिर से जुड़ गए। आईपैड और आई मोबाइल की शुरुआत, और मौत भी नहीं डरा पाई। मौत आनी है, आएगी एक दिन, अरे जान जानी है, जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना। सही बात है भैया, मौत तो सच्चाई है, मौत आएगी तो आएगी, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो मौत को अपने सामने देखते हुए भी कुछ ऐसी चीजें इजाद कर जाते हैं जो वो बनाते साथ ही महान हो जाते हैं। बात है तकरीबन सन 2000 के आसपास की। एप्पल में आ चुके थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान स्टीव जॉब्स को पता चल जाता है उनके डॉक्टर के द्वारा कि उनको उनके पेट में, उनके पैनक्रियाज में कैंसर हुआ है। जैसे ही उनको पता चलता है कैंसर हुआ है, तो अब कैंसर एक ऐसी स्टेज पे जा चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करा करते थे, तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाया। तो उन्हें जब लगा कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और ऊपर से असहनीय जब दर्द होना शुरू हुआ, डॉक्टर्स ने, यहाँ तक ये भी पता चल गया था कि कब तक मैं मतलब कब तक ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, जो डिस्ट्रॉय हो जाए बॉडी, तब तक पता चल। लेकिन उसके बाद भयभीत नहीं हुए। देखिए, यही महान लोगों की आदत यही होती है कि कोई बड़ी से बड़ी विषम परिस्थितियों में भी वो बिल्कुल ठंडे रहते हैं। ये सोचते हैं कि अब इस हालत में मैं करूँगा क्या, ये ऐसा एटीट्यूड रखते हैं। तो उसी दौरान दरअसल एप्पल ने आईपॉड लॉन्च किया था, जिसमें तकरीबन 1000 गाने लोग उसमें डाउनलोड कर सकते थे, उसे सुन सकते थे। अब जब उन्हें लग गया था कि भैया थोड़ा समय मेरे पे कम है, तो उन्होंने जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन सबको मिलाया, उन सबके साथ एक मीटिंग रखी और उन्हें ये कहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए जो डिजिटल कैमरा के साथ हुआ वही आईपॉड के साथ भी हो जाए, क्योंकि एप्पल की तकरीबन 45% का जो रेवेन्यू है वो आईपॉड के थ्रू आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मोबाइल बनाया जाए जिसमें कैमरे के साथ साथ साउंड रिकॉर्डर, मतलब एमएक्स प्लेयर, इस तरह के म्यूजिक सिस्टम भी आ जाए, जो कि आईपॉड की ज़रूरत ना पड़े, एक ही मोबाइल हो, मोबाइल में कैमरा भी हो और साथ साथ में मोबाइल में गाने भी। इसी दौरान उन्होंने काफ़ी सारे मोबाइल कंपनीज के जो ओनर थे या उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनसे मुलाकात करके उन्हें सारा अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन उनको मोबाइल कोई भी पसंद नहीं आया। तो वो अपने क्रिएटिव डिपार्टमेंट के उस शख्स से मिले जो उन्हें पता था कि जो पहले मिले थे उन्हें, तो इस प्रकार के काफ़ी अच्छे इंजीनियर थे। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को कहा कि एक ऐसा फ़ोन, मुझे खुद का फ़ोन चाहिए, बिल्कुल स्लिम फ़ोन चाहिए और टच स्क्रीन वाला फ़ोन मिलने बनाओ, जिसमें कैमरा भी हो, साथ साथ में म्यूज़िक सिस्टम भी हो। उसके बाद जब आईफोन लॉन्च हुआ तो तहलका मच गया, और आज भी तहलका है, पूरे जितने भी मोबाइल इंडस्ट्री में उसमें तहलका मच गया। तो इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, देखिए अरबपति हो चुके थे, सब कुछ कर लिया था ज़िंदगी में, मौत के पास थे, जब डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब बहुत मुश्किल है बचना, चाहते तो आराम से तसल्ली से मरने का इंतज़ार कर सकते थे, अपने घर में बैठे रहते, हॉस्पिटल में बैठे रहते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। यही होता है, महान लोगों को अगर यदि पता चले कि मैं 2 साल बाद मरने वाला हूँ, तो वो ये सोचते हैं कि 2 साल से पहले मैं ऐसा क्या कर जाऊँ जो कि कुछ दे सकूँ, नायाब तोहफे इस विश्व को दे सकूँ। लेकिन जहाँ पर एक एवरेज और कमज़ोर माइंडसेट का होता है, वो क्या होता है, उसको पता रहेगा कि मैं 5 साल बाद मरूंगा, तो वो उसी टाइम अपने रिश्तेदारों को और अपने परिजनों को लेके आ जाएगा कि मैं तो मरने वाला हूँ, और मरने का इंतज़ार करेगा। तो यहीं पता चलता है कि किसी की मानसिकता कितनी स्ट्रांग है। जहाँ एक आम आदमी मरने की कोशिश करता है या मौत का इंतज़ार करता है कि भैया आओ और मुझे लेके जाओ, और दूसरों को भी परेशान करता है, वहाँ एक इनोवेटर, इस प्रकार के महान लोग क्या करते हैं कि अब मैं इतने कम समय में क्या चीज़ दे सकूँ दुनिया को, क्या चीज़ अपना पोटेंशियल कैसे निकाल पाऊँ, इस प्रकार में क्रिएटिविटी रखी। क्रिएटिव इतनी ज़्यादा थी उनको, वो सोचते रहते थे, असहनीय दर्द तो था ही था, लेकिन वो सोचते रहते थे। उसके बाद उन्होंने आईपैड लॉन्च किया और आई क्लाउड लॉन्च किया। जब वो अपने मौत के बिल्कुल नज़दीक थे, उसी दौरान उन्होंने i3 की, अपने आईफोन 3 की सीरीज़ लॉन्च करी। उसके बाद उन्होंने आईपैड लॉन्च किए। उसके बाद आई क्लाउड जब उन्होंने लॉन्च किया 2010 में आया, 2011 में 5 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर 2011 कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स पूरे संसार को एप्पल के नाम पे सौगात देके इस संसार को अलविदा कह के चले। लेकिन उन्होंने जो काम अपनी उम्र में कर दिया, अपने पूरे जीवन काल में कर दिया,
वो इतने आइकॉनिक रहे कि उन्हें डिजिटल एरा का सबसे महान व्यक्ति के नाम के रूप में उन्हें पूरे संसार ने देखा। पूरा संसार अभी भी पूछता। और जब जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स यदि एप्पल से जुड़े कोई भी प्रोडक्ट यूज करता, चाहे वो आईपैड हो, चाहे वो आईफोन हो, तो आपको जरूर याद रखें। देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम पूरी कहानी का समराइज किया जाए तो हम स्टीव जॉब्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारा जीवन की शुरुआत कैसे भी रही हो, लेकिन हमारी मौत ये डिसाइड करती है कि हमने जीवन में किया क्या है। इतनी विषम परिस्थितियों में उनका जीवन चला। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी रही जहाँ पर निंदा भी हुई उनकी, स्पेशली जब वो छोटे थे। उसके बाद भी आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार यानी जीवन कैसे भी जीवन की शुरुआत हुई होगी, हमें उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार अपने हुनर को पहचान सकते हैं, ये एक मायने रखता है। दूसरी चीज़ जो हमने, कभी भी हम कोई अगर शिक्षा ले रहे हो, कोई तालीम ले रहे हो, या हम किसी नौकरी में भी हो, कोई पेशा हो हमारा, यदि हमें लग रहा कि ये जो इसका रास्ता है, ये रास्ता अलग है किससे, जो हमारा जुनून है, यदि उससे अलग है, तो इतनी हिम्मत, इतना विश्वास जरूर रखें और कोशिश करें जल्द से जल्द उसको चेंज करने। हो सकता है शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन लॉन्ग टाइम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी तो मिलेगी। जैसे देखिए, बहुत बड़ी चीज़ थी उनके वर्किंग क्लास जो पेरेंट्स थे, उन्होंने बड़ी मशक्क़त के साथ उन्हें रीड्स कॉलेज भेजा। वहाँ से ड्रॉप आउट करना बेहद ज़्यादा मुश्किल होता है। देखिए, अभी तो स्टीव जॉब्स हो गए, तब हमें अच्छा लग रहा, लेकिन सोचिए पूरे वर्किंग क्लास पेरेंट ने अपनी पूरी जमा पूंजी वहाँ लगा दी, और बच्चे ने अगर कॉलेज छोड़ दिया तो कितनी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि वो काम नहीं करना चाहते थे जो काम पूरी दुनिया कर रही है। अगर ऐसा होता तो वो अपना कॉलेज ख़त्म करते, टॉपर बनते, अच्छे खासे मार्क्स लेके आते, उन्हें अच्छी कंपनी हायर कर देती। हो सकता है वो किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन तक चले जाते, अपना सही, जो दुनिया करती है, अमूमन हर कोई करता है। लेकिन उन्होंने क्या चुना, उन्होंने ड्रॉप आउट किया, अपने जुनून के ऊपर काम करते रहे, सीखते रहे, और इतनी बड़ी आइकॉनिक कंपनी की शुरुआत कर दी कि भैया, जो कि डिजिटल एरा में सबसे महान व्यक्ति। चाहते तो हर कोई जो करता ही है, हर कोई स्टीव जॉब्स को ही बन रहा है। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि कुछ भी हो, बस अपने जुनून को फॉलो कर दे। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये डिसीजन लें कि हमें अपने जुनून वाले रास्ते में चलना है, भले हम किसी दूसरे रास्ते में जाए। तीसरी चीज़, कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, उसके बाद भी ये विश्वास ज़रूर रखना, खुद पे विश्वास रखें, हम अपनी किस्मत में, डेस्टिनी में विश्वास रखें, हम उस पर विश्वास रखें जिसे हम मानते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहे गुरु हो, जैसे जो भी हो, जिनको भी हम फॉलो करते हैं, हम उन पर विश्वास ज़रूर रखें कि ये जो समय है ये भी चला जाएगा। ये एटीट्यूड मैंने सीखा स्टीव जॉब्स से कि नेवर गिव अप ही नहीं करना, ये समय भी चला जाएगा। भले इस समय मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये समय भी चला जाएगा। तो इस प्रकार सबसे आखिरी बात, मौत से कभी ना डरो। यानी देखिए, वो कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने के दिन में ही उसकी मौत की भी तारीख ऊपर वाला लिख के देता है। तो अपनी मौत से कभी मत डरो। हाँ, मौत है, आएगी, लेकिन मौत से पहले क्या कर सकते हैं। देखिए, 2000 के समय में अरबपति बन चुके थे, लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता चला कि भैया ऐसी लाइलाज बीमारी मेरे को हो गई है, कि मुझे हो गई है, डॉक्टर ने तक मना कर दिया, तो वो डरे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है यार, जब मरना होगा तब मर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या चीज़ पूरे विश्व को दे सकता हूँ, संसार को दे सकता हूँ, ये चीज़। यही एक फर्क पड़ जाती है। महान लोग अपनी मौत का स्वागत करते हैं, और जो आम आदमी होता है वो मौत से डरता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है मौत ऐसी सच्चाई है जो आएगी ही आएगी। तो मौत से क्या डरना, जो चीज़ होनी है उससे डरना क्या। इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आज की स्टीव जॉब्स की पुण्यतिथि में उनको बेहद श्रद्धांजलि, और श्रद्धांजलि के रूप में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं स्टीव जॉब्स से। तो अंतिम में आपको बहुत बहुत श्रद्धांजलि आज के दिन में।